मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबा में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। कंगाली में डूबा पाकिस्तान अब भी आतंक का धंधा बचाने के लिए चंदा जुटा रहा है। मसूद अजहर जैसा आतंकी फिर से ठिकाने बनाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ भारत दुनिया को अपनी ताकत का नया पैमाना दिखा रहा है। ओडिशा से अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर भारत ने साफ कर दिया है, आतंकी कैंप जहां भी लगेंगे जवाब अब और घातक होगा। यानी आतंक को पालने पोसने वाले चाहे पाकिस्तानी हो या उसके मददगार, सब अब भारत की रेंज में। कैसे पाकिस्तान अब भी अपनी कंगाली छुपाकर आतंक को पालने की कोशिश कर रहा है, बताएंगे आपको। दूसरी खबर भोपाल के उस कुख्यात गिरोह की जिसने 1983 में मछली पकड़ने से शुरुआत की और धीरे धीरे पूरे शहर को नशे और जुर्म के जाल में फंसा लिया। नाम है मछली गैंग, लेकिन काम ड्रग्स, हथियार और लड़कियों का शोषण करना, हिंदू लड़कियों का शोषण करना। इस गैंग का नेटवर्क सिर्फ भोपाल तक नहीं, दिल्ली तक फैला था। युवाओं को पहले मुफ्त में ड्रग्स देना, फिर उसी लत के सहारे उनकी जिंदगी तबाह करना, यही इस गैंग का बिजनेस मॉडल था। इस गैंग ने हिंदू लड़कियों को नशे का शिकार बनाकर उन्हें अपनी साजिश का हिस्सा बनाया। लेकिन अब मोहन यादव के बुलडोजर ने साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। आखिर क्यों मध्य प्रदेश ड्रग्स का हब बनता जा रहा है, पूरा अपडेट इस खबर पर आपको देंगे। तीसरी खबर एक पति की सनक की। शादी को कुछ ही महीने बीते थे, नई दुल्हन अभी अपने सपनों के घर में कदम जमा ही रही थी, लेकिन तभी पति की सनक ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। घर में प्यार और अपनापन नहीं बल्कि टॉर्चर मिला। पत्नी पर हर दिन 3-3 घंटे वर्कआउट का दबाव बनाया गया। सनक इतनी थी कि पति चाहता था पत्नी बिल्कुल नोरा फतेही जैसी दिखे। वर्कआउट ना करने पर खाना तक बंद कर दिया जाता था, यहां तक कि उसके साथ मारपीट की गई, दहेज की मांग हुई और जबरन गर्भपात तक कराया गया। औरत को शोपीस समझने वाली इस मानसिकता पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। बात अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ हो रही बगावत की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की नापाक कोशिश की। तो प्रहार की शुरुआत में सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में आतंक के लिए चंदा मांगा जा रहा है और इसके पीछे की वजह है वो अग्नि मिसाइल जो पूरे पाकिस्तान में आग लगाने के लिए काफी है। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं जो ये बताती है कि भारत का शुभ समय शुरू हो चुका है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं जहां मंदिर के शिखर पर लगातार तीसरे दिन तक एक सफेद उल्लू बैठा दिखाई दिया है। हिंदू मान्यताओं में सफेद उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, जो समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में लगातार तीसरे दिन मंदिर के शिखर पर सफेद उल्लू का दिखाई देना, विद्वान इसे भारत के लिए बेहद शुभ संकेत बता रहे हैं, शुभ संकेत मान रहे हैं। आपको दिखाई जहां शिखर पर आप श्वेत उल्लू को बैठा देख रहे हो। तीसरा दिन है जब ये बैठा हुआ है, तो एक तरफ भारत के लिए शुभ संकेत मिल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में क्या हाल है इस तस्वीर को दिखाकर आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को किस तरह बेइज्जत किया गया है, ये तस्वीर देखिए। एक तरफ चीन के विदेश मंत्री जब काबुल पहुंचे तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए, ये रेड कारपेट हटा लिया गया। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं ये स्थिति है अफगानिस्तान में पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में बल्कि हर जगह जहां भी जाते हैं पाकिस्तान के ये नुमाइंदे, कोई इन्हें गंभीरता से नहीं लेता है।
ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, रेड कारपेट हटा हुआ है यहाँ पर देखिए, और दूसरी तरफ जब चीन के मंत्री पहुंचते हैं तो कैसे रेड कारपेट वेलकम होता है। ये फर्क है। पाकिस्तान की औकात अफगानिस्तान भी दिखा रहा है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया इस कदर बेइज्जत क्यों करती है? इसका जवाब आपको इस बात से मिलेगा कि पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो आतंकवाद के लिए चंदा मांग रहा है। आतंकवाद के लिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ने के बाद अब एक बार फिर रेनोवेशन के नाम पर चंदा मांग रहा है, और इसमें पाकिस्तान को 3,910 करोड़ रुपए मिल भी चुके हैं, जुटा भी लिए इन्होंने। ये उसी चंदे का दस्तावेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, बिल की कॉपी है, बिल की कॉपी आप देख रहे हैं। ये चंदा मांगकर इतना पैसा जुटा लिया गया है आतंक के लिए। जिस देश की हालत ऐसी है कि लोग आटे दाल को तरस रहे हैं, वही पाकिस्तान अब आतंक के लिए चंदा इकट्ठा कैसे कर रहा है, कैसे ये फंड रेजिंग कैंपेन चल रहा है, डिटेल में आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल मसूद अजहर ने पाकिस्तान में ये फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया, अभियान शुरू किया है। जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन का ये सरगना है मसूद, आप जानते हैं, बखूबी पहचानते हैं। 313 नए मरकज बनाने के नाम पर यह चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। मरकज की आड़ में यह आतंकी शिविर चलाता है, ये आप बखूबी जानते हैं। आतंकी शिविर के लिए ही ये पैसे जुटा रहा है और अब तक 3,910 करोड़ रुपए इसने जुटा लिए। इन पैसों से यह हथियार खरीदेगा। फंडिंग के लिए आधुनिक तकनीक का भी ये सहारा ले रहा है। इजी पैसा, सादा पे, ये जो इनके एप्स हैं जिसके जरिए ये पेमेंट्स होती हैं वहां पाकिस्तान में, उनका इस्तेमाल कर रहा है। इनमें वॉलेट टू वॉलेट पैसा ट्रांसफर होता है, QR कोड से स्कैन करके, जैसे हम और आप करते हैं यहाँ भारत में। ये डिजिटल वॉलेट्स हवाला की तरह काम करते हैं वहां पर। डिजिटल वॉलेट्स को मसूद के परिवार के नंबर से जोड़ दिया गया है। एक खाता मसूद के भाई के मोबाइल नंबर पर भी रजिस्टर पाया गया है। जब हमने देखा, पहचानने की कोशिश की, जांच की, लेकिन आतंकिस्तान शायद ये नहीं जानता कि वो कितना भी चंदा जुटा ले, कितनी भी भीख मांग ले, लेकिन अगर उसने एक भी आतंकी कैंप लगाने की कोशिश की तो उसका अग्नि मिसाइल वाला इलाज होगा। और ये कितना खतरनाक होगा, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, लाशें गिन थक गया मसूद। आतंक का धंधा, मसूद मांग रहा चंदा। मुल्ला मुनीर का बुरा फेस, मसूद करे फंड रेस। कटोरा शरीफ परेशान, मसूद की हलक में जान। मुल्ला मुनीर अमेरिका में छुट्टियां मना रहा है, इधर कटोरा शरीफ का कटोरा भी IMF ने छीन लिया। मसूद का हाल बेहाल है। ऑपरेशन सिंदूर में अपना किला उखड़ जाने के बाद वो बेघर हो चुका है और ऐसे में मसूद अब भीख मांग रहा है। जैश-ए मोहम्मद का सरगना पाकिस्तान में फंड रेजिंग अभियान चला रहा है। इन पैसों का इस्तेमाल मसूद अजहर आतंकी ठिकानों के पुनर्वास में खर्च करेगा। जैश-ए मोहम्मद, जिसे मौलाना मसूद अजहर ने 2000 में स्थापित किया था, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए कुख्यात है। इस संगठन ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया और 2019 में पुलवामा हमले जैसे बड़े आतंकी घटना को अंजाम दिया। अब जैश ने अपनी नापाक ताकत बढ़ाने के लिए एक नया और गुप्त अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वो पाकिस्तान में 313 नए मरकज बनाना चाहता था। ये मरकज न केवल आतंकियों को प्रशिक्षण देने के लिए थे, बल्कि मसूद अजहर और उसके परिवार के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में भी काम करते, ताकि उनकी मौजूदगी को छिपाया जा सके। मसूद चंदा इकट्ठा करने के लिए डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है और इसके अलावा जैश के कमांडर हर शुक्रवार को पाकिस्तान की मस्जिदों में नगद चंदा इकट्ठा करते हैं। ये चंदा कथित तौर पर गाजा की मदद के लिए था, लेकिन वास्तव में इसका इस्तेमाल जैश की आतंकी गतिविधियों के लिए होता था। जैश से जुड़ा संगठन अल रहमत ट्रस्ट भी इस अभियान में अहम भूमिका निभा रहा है। ये ट्रस्ट बहावलपुर में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक खाते के जरिए चंदा इकट्ठा करता था, जिसे गुलाम मुर्तजा के नाम पर संचालित किया जाता था। इस ट्रस्ट को मसूद अजहर, तलहा अल सैफ और अन्य जैश नेता जैसे मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद फारूक, फजल उर रहमान और रेहान अब्दुल रजाक चलाते थे। अल रहमत ट्रस्ट हर साल जैश के फंड में करीब 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करता है।
आतंकियों की इस चंदागिरी पर भारत की भी नजर है और इन चंदावीरों के लिए भारत की अग्नि मिसाइल तैयार है। मुल्ला मुनीर से लेकर मसूद तक आतंक के लिए चंदा जुटाते रहे। दूसरी तरफ भारत ने उनका नेक्स्ट लेवल पुख्ता इलाज भी तैयार कर दिया। ओडिशा से अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर भारत ने यह साबित कर दिया कि अब उसकी ताकत एशिया से लेकर पूरी दुनिया तक गूंज सकती है। ये मिसाइल पाकिस्तान पर तो बरसेगी ही, साथ ही 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वार करने की भी क्षमता रखती है। भारत की सबसे ताकतवर और पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 ने बुधवार को ओडिशा से आसमान को चीरते हुए अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी। अग्नि 5 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मारक क्षमता। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। यानी एशिया ही नहीं, यूरोप और अफ्रीका के कई देश भी इसकी रेंज में आते हैं। अग्नि 5 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है। इस मिसाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है और इसमें MIRV तकनीक भी जोड़ी जा रही है, जिससे एक साथ कई टारगेट्स को भेदा जा सकता है। मिसाइल 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने और जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकेगी। अग्नि मिसाइल की बात करें तो इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है और इस तरह से पाकिस्तान का एक एक कोना भारत के टारगेट पर होगा। मसूद जहां कैंप गाड़ेगा, अग्नि मिसाइल से उसे धुआं धुआं कर दिया जाएगा। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत की रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ गई है। खासकर पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के लिए यह मिसाइल किसी चेतावनी से कम नहीं है। भारत का यह सफल परीक्षण पाकिस्तान के गले की फांस बनने वाला है। आतंकवाद और आतंकियों के आकाओं में खौफ का माहौल है। इस मिसाइल के साथ भारत अब अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। भारत की अग्नि 5 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता और बदलते वैश्विक समीकरणों का ऐलान है। ये मिसाइल साफ संदेश देती है कि अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। संदेश साफ है, अगर इस बार पाकिस्तान की तरफ से चुभी हुई तो मुल्ला मुनीर के साथ कटोरा शरीफ का भी दी एंड कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीच बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SBK सिंह हटाए गए हैं। CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद ये कार्रवाई की गई है। केवल 21 दिन में SBK सिंह को हटा दिया गया है। 31 जुलाई को ही कमिश्नर का उन्होंने चार्ज लिया था और अब सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बना दिए गए। जतिन हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, अब कार्रवाई कर दी गई है, कमिश्नर बदल दिए गए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद से ही पुलिस की कार्रवाई और पुलिस के प्रोटोकॉल को लेकर और साथ ही पुलिस सिक्योरिटी CM को किस तरीके से सीरियस है, कई सवाल खड़े हुए थे। तो गाज गिरनी बिल्कुल जरूरी थी, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ही बदल दिया जाएगा। हालांकि 31 जुलाई को ही SBK सिंह ने चार्ज लिया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर है वो सतीश गोलचा होंगे। सतीश गोलचा के बारे में अगर आपको बताएं तो 92 बैच के IPS ऑफिसर है। इस समय मौजूदा सतीश गोलचा तिहाड़ जो जेल है उसके DGP है और अब वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद को भी संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली की CM पर हमला होना और उसके बाद पुलिस पर सवाल खड़े होना, उसको लेकर गृह मंत्रालय बहुत सख्त था और यही कारण था कि रेखा गुप्ता की सुरक्षा रिव्यू से लेकर तमाम जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, डिटेल रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में मांगी थी। लेकिन ऐसा पहली बार है कि किसी इंसिडेंट को लेकर कमिश्नर दिल्ली के अंदर बदल देना सबसे बड़ी घटना है और इसको इस तरीके जा रहा है कि CM के ऊपर हमला उन्हीं के घर में, ये भी पहले कभी नहीं हुआ था कि घर में कोई शख्स घुसता है और दिल्ली की CM को हार्म करने की कोशिश करता है। हालांकि अब जो सतीश गोलचा है वो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर जो हैं वो होंगे। अब देखना होगा कि कब से वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, SBK सिंह महज 21 दिन ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पद पर तैनात थे। 31 जुलाई को ही उनको यहाँ पर पोस्ट किया गया था, बाकायदा पूरी सेरेमनी हुई थी। क्योंकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था, इस तरह से अटैक हो जाना CM के घर में ही, और ऐसे में ये कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो केवल 21 दिन में बदल दिया गया है कमिश्नर को। कल हमने आपको प्रहार में दिखाया था कैसे रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं,
अब बात करते हैं जिस तरह से समीकरण बदले हैं। पाकिस्तान के लिए जहां अग्नि मिसाइल का इंतजाम कर दिया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं के घर यादव जी का बुलडोजर भी पहुंच गया है। बाबा बुलडोजर की सुपरहिट सफलता के बाद बुलडोजर मॉडल मध्य प्रदेश में भी अपराधियों का पुख्ता इलाज कर रहा है। तस्वीर आपको दिखाते हैं सबसे पहले, किस तरह से मछली गैंग के पूरे साम्राज्य को तबाह किया जा रहा है। ड्रग्स, लव जिहाद और आर्म्स के मामले को लेकर मछली परिवार के घर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, कार्रवाई की गई है। इस बुलडोजर एक्शन के दौरान 200 जवानों की तैनाती रही। तो वहीं अब मोहन फोर्स मछली गैंग के करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त कर चुकी है, और जो बचा है उसका क्या हाल है ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो देखा आपने मछली गैंग पर जैसे ही यादव जी का बुलडोजर चला, तो इस एक्शन के दौरान एक शख्स झंडा लेकर मौके पर पहुंच गया। उसका कहना है कि जब उसने मछली गैंग के खिलाफ शिकायत की थी, तो इस गैंग ने उसके साथ मारपीट की थी और उसके घर पर भी कब्जा कर लिया था। सुनिए। मैं भी इस परिवार से बहुत प्रताड़ित रहा हूँ। 10 सालों से मुझे परेशान किया गया। क्यों परेशान किया गया? क्योंकि मैंने एक बाहुबली मंत्री की कंप्लेंट करी थी, उसके कारण ये मेरे पीछे पड़ गए थे। और वो मंत्री कौन है? अब मंत्री का नाम मत लीजिए, 2 झूठे केसों में अभी भी मैं फंसा हुआ हूँ। अच्छा, तो क्या किस तरह से प्रताड़ना दी आपको मछली परिवार ने? इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे केस लगाए, झूठे केस लगाए। इसके बाद जब मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी तो इसने मुझे अगवा किया। अब यादव जी का बुलडोजर एक्शन आपको देखा देखा सा लग रहा होगा। दरअसल ये बुलडोजर मॉडल योगी बाबा का कॉन्सेप्ट है, जिसका एक्शन आज एमपी में देखने को मिला। वहीं योगी बाबा ने इस मॉडल से कैसे अपराधियों का इलाज किया है, सीएम योगी ने आज ही खुद बताया, वो भी सुन लीजिए। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है कि प्रदेश, जब हम लोग आए थे 2017 में, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था, और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, यह तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई, तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है। तो योगी बाबा को आपने सुन लिया। अब यादव जी के बुलडोजर एक्शन पर भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर एक परिवार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। पीछे हम तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए बुलडोजर एक्शन किस तरह से, जो करोड़ों की कोठी है, इस पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ चूंकि इस इलाके का रसूखदार था सारिक मछली, इसलिए यहाँ पर स्थानीय लोग एकजुट हो गए हैं, और स्थानीय लोग यहाँ पर किसी तरह की तनाव की स्थिति ना करें, इसी के लिए जो लोग यहाँ पर आसपास तमाशबीन बने हुए हैं, या ये कहें कि सारिक मछली परिवार जो है इसके रसूख के आगे उनके कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसके समर्थक हैं, सबको ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ से दूर चले जाएं, क्योंकि बड़ा ये कोठी है, और जब बुलडोजर एक्शन इस पर हो रहा है तो उस दौरान कई बार मलबा किसी पर ना गिरे, इसी के चलते इस तरह से अलर्ट या चेतावनी एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है। दूसरी आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर है, पुलिस का करीब 200 से ज्यादा का बल यहाँ पर है। तो आपने सत्यविजय की रिपोर्ट देखी जब ये कार्रवाई चल रही थी। अब आपको भोपाल के इस मछली गैंग की पूरी कुंडली डिटेल में ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। मछली परिवार के नाम से भी इसकी पहचान है। यासीन मछली और शाहवर मछली का ये पूरा नेटवर्क है। हाई प्रोफाइल ड्रग्स और हथियार के ये तस्कर माने जा रहे हैं। भोपाल में मछली गैंग लंबे समय से सक्रिय रहा है। दिल्ली से ड्रग्स लाकर भोपाल में सप्लाई की जाती थी। युवाओं को मुफ्त ड्रग्स देकर पहले लत लगाई जाती थी। लत लगने के बाद महंगे दाम पर ड्रग्स को बेचने लगते थे। गैंग के पास लाइसेंसी अवैध हथियार भी मिले हैं। गैंग के हाथ
हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए जा रहे हैं अब, और हिंदू लड़कियों को नशे की लत लगाने का भी इन पर आरोप लगा है। कुल 50 लोग इस नेटवर्क में शामिल बताए जाते हैं। गैंग ने 1983 में मछली पकड़ने से काम अपना शुरू किया था। नेताओं के साथ मिली भगत से कार्रवाई इनकी नहीं हुई। ये लगातार अपना गैंग बड़ा करते गए और अब जाकर मोहन यादव का इस सरकार का बुलडोजर एक्शन इन पर हुआ है। भोपाल का यह खतरनाक मछली गैंग जो ड्रग्स का धंधा करता था, हिंदू लड़कियों को शिकार बनाता था, अब मोहन यादव के बुलडोजर के आगे उनकी सारी हनक चकनाचूर हो गई है। कैसे मिट्टी में मिली मछली गैंग की गंदी सल्तनत, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मछली गैंग पर चला यादव जी का बुलडोजर। मछली गैंग पर भारी मोहन फोर्स। मिट्टी में मिला मछली गैंग। हिंदू लड़कियों को नशे की लत लगाकर उनका यौन शोषण करने वाले मछली गैंग का मोहन फोर्स ने क्या हाल किया, ये तस्वीर देखिए, जहां 3 मंजिला इमारत को देखते ही देखते ढा दिया गया है। मछली गैंग कई सालों तक सत्ता के साथ सांठ-गांठ कर अपना साम्राज्य बनाता रहा, लेकिन जैसे ही मोहन यादव की नजर इस गैंग पर पड़ी, इसका क्या हाल हुआ, तस्वीरें गवाह। 25 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर, ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ एक्शन। मछली परिवार की है आलीशान कोठी, ड्रग्स, लव जिहाद और आर्म्स का केस। अब तक 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर, फार्म हाउस, वेयरहाउस, कारखाने पर एक्शन। भोपाल में बीते कई सालों में मछली गैंग एक्टिव है। ये गैंग कई अवैध ड्रग्स फैक्ट्रियां चलाता है और बीते 10 महीनों की बात करें तो 2000 करोड़ की एमडी जैसी खतरनाक ड्रग अवैध फैक्ट्रियों से जब्त की गई है। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही फैक्ट्रियों का खुलासा मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस ने नहीं किया। भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र बगरौदा में संचालित फैक्ट्री पर गुजरात पुलिस ने छापा मारा था। वहीं जगदीशपुरा में संचालित एमडी ड्रग की अवैध फैक्ट्री पर डीआरआई ने छापा मारा। ड्रग्स के खिलाफ दोनों ही बड़ी कार्रवाइयों की भनक तक लोकल पुलिस को नहीं लगी। ऐसे में सवाल तो ये भी है कि ड्रग्स माफिया भोपाल में ही फैक्ट्री क्यों डाल रहे हैं? लोकल पुलिस को ड्रग तस्करी और अवैध फैक्ट्रियों की भनक क्यों नहीं लगती? क्या देश के बाकी राज्यों में अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से तस्करों की पहली पसंद बन गया है मध्य प्रदेश? क्या एमडी जैसी सिंथेटिक ड्रग को बनाने का रसायन आसानी से बाजार में मिलने की वजह से मध्य प्रदेश बन गया है ड्रग फैक्ट्री का हब? मोहन सरकार जो है साफ तौर पर चेतावनी दे चुकी है कि किसी भी तरह का कोई शख्स जो कि अपराध में शामिल है उसके खिलाफ इसी तरह बुलडोजर चलेगा। और यहाँ पर आप बुलडोजर की लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, एक्शन देखिए। ये एक्शन इसलिए भी हो रहा है कि बाकी अगर कोई इस तरह के अपराध में लिप्त होता है तो उसके लिए सबक है कि उसके ठिकानों पर भी इसी तरह से बुलडोजर चलेगा। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले युवक ने बताया कि फैक्ट्री में क्या बन रहा था उसे नहीं पता था, लेकिन आंखों में जलन जरूर होती थी। फैक्ट्री के आसपास का पानी पीने से कई जानवरों की मौत हो गई, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं लगा कि यहाँ पर नशे का कारखाना संचालित हो रहा था। जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं जिसमें नशीला पदार्थ बन रहा था, यहाँ पर आपको कब से गतिविधियां दिख रही थी? 20 दिन से तो प्रॉब्लम होने लगी थी। यहाँ पर सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही थी लोगों के, बहुत सी पुराना जानवर बनना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, आंखों में जलन किस तरह, मतलब ये जो केमिकल से जो की वजह से ही हो रही थी। तो शक हुआ कभी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई भी शक नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग ये समझते थे कि बाजू में खेत है, ये लोग दवा वगैरह डालते रहते हैं खेतों के अंदर, तो उसकी वजह से हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे थे। अच्छा, जब जानवर बनने लगे, जब हुआ तो थोड़ा बहुत, जब भी कुछ प्रॉब्लम हम लोग ये समझ हो सकता घास मास खा ली हो लोगों ने दवा वाली, भाई यही था बस। हम जब खुलासा हुआ कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, जब लोगों के समझ में आया कि चलो इस वजह से हो रहा था। आप ये चीज भी दे सकते हैं कि घर के बाजू में हर जगह हरियाली है, सिर्फ उस घर के बाजू में पूरा ब्लैक हो चुका है, घास जल चुका है केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से खतरनाक केमिकल था वो। वहीं अवैध ड्रग फैक्ट्री के खुलासे के बाद कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का तर्क है कि दिल्ली और गुजरात पुलिस मध्य प्रदेश में आकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ की लोकल पुलिस को भनक भी नहीं लगती। कांग्रेस ने मोहन सरकार पर ड्रग तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
देश में निरंतर अवैध ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। गुजरात एटीएस आके कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की टीम आके कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस कहाँ है? मोहन यादव जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ड्रग्स माफियाओं पे नकेल कसे, परंतु भाजपा सरकार के संरक्षण में निरंतर ड्रग्स की फैक्ट्रियां यहाँ पे चलाई जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस के आरोपों के बीच कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का दावा है कि हमारी सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए कटिबद्ध है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे के खिलाफ हमारी सरकार का स्पष्ट नीति है। नशे के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनको उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई है, और ये भी देखा जाएगा कि और इसमें क्या कुछ तार मिलते हैं, और क्योंकि अभी जांच चल रही है, बहुत जल्दी कुछ कहना ठीक नहीं है, पर मैं यही जरूर कह सकता हूं कि इस तरह के किसी भी अनैतिक कार्य को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। खैर, ड्रग फैक्ट्री के खुलासे के साथ ही डीआरआई ने भोपाल समेत अलग अलग राज्यों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। दावा यह है कि इन तस्करों से पड़ताल के बाद और भी कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि ड्रग फैक्ट्री और तस्करी के लिए हवाला के जरिए करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। अब पुलिस की नाकामी पर सवाल तो है, लेकिन फिलहाल मछली गैंग का पुख्ता इलाज कर दिया गया है। मछली गैंग के ठिकानों पर यादव जी का बुलडोजर गरज रहा है। भोपाल से सत्यविजय सिंह की रिपोर्ट। अब आपको एक पति की सनक के बारे में बताते हैं, जहां उसने अपनी पत्नी को नोरा बनने का टारगेट दे दिया। साफ कह दिया कि नोरा बनो, नहीं तो वापस घर जाओ। नोरा बनने के लिए उसने पत्नी को घंटों जिम में वर्कआउट करवाया, और अगर पत्नी मना करती तो उसका खाना भी छीन लिया जाता। दरअसल नोरा फतेही, आप जानते ही होंगे, एक जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री है, जो कि अपने फिगर को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं, अपने डांस मूव्स को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं, और कई लोग उनके जैसा फिगर बनाना भी चाहते हैं, एस्पायर करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी पति ने अपनी पत्नी को ही नोरा फतेही बनने का टारगेट दे दिया हो। अब जिम करने से कोई नोरा बन सकता है, इसको लेकर हमारी संवाददाता ने जिम ट्रेनर से ही बात की, उनसे समझने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले आपके ही ये गांव का एक मामला आया, जिसमें लड़की को तंग किया गया कि नूरा फतेही की तरह बॉडी बनाओ। 3-3 घंटे जिम करवाया गया, प्रॉपर डाइट नहीं दी गई। मैडम देखो, 3-3 घंटे की जरूरत नहीं है। आप आदमी लेडीज के लिए कार्डियो कर लेना आके, वो काफ़ी है, और आधा घंटा बहुत है जिम के लिए। अपनी डाइट ठीक रखो, प्रोटीन लो अच्छे, और ये जैसे साइकिल है, साइकिलिंग होगी, हाँ, साइकिलिंग कर लो। और जी ट्रेडमिल है, 10 मिनट 15 मिनट, हाँ, तो वो कम हो जाता है। पूरी बॉडी का ही ट्रेडमिल पे दौड़ो, चल सकते हो, चलो, वो 10 मिनट 15 मिनट जितना भी है। इसके बाद साइकिलिंग कर लो, वेट ले लो, ये है डंडा लेके करना पड़ता है वो साइड के लिए, ये काफ़ी है। ट्रेडमिल डंबल लेके कर लो, साइड करते हैं, तो ये बहुत है मैडम। तो आपके ही एक गांव का मामला आया, लड़की को 3-3 घंटे जिम करवाया जाता था। परेशान होकर लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। जिम में काफ़ी वेट भी लगता होगा, उसके लिए प्रॉपर डाइट की ज़रूरत तो होगी। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, जिम में वेट के लिए हमें डाइट मेन है, सबसे मेन डाइट। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, शौक ऐसा फिल्म एक्ट्रेस को लेकर, ऐसा जुनून की नोरा फतेही बनने के लिए ही 3-3 घंटे जिम कराया गया। पूरा मामला क्या है, जरा डिटेल में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यूपी के गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। पति शिवम और ससुराल वालों पर अब केस दर्ज हो गया है। पति शिवम फिजिकल एजुकेशन टीचर है, पीटी टीचर। शिवम पत्नी शानवी को नोरा जैसा बनाना चाहता था। पत्नी पर नोरा जैसा फिगर बनाने का दबाव बनाया गया। शादी भी कुछ ही समय पहले हुई थी। पत्नी को रोजाना 3 घंटे वो जिम करवाता था। जिम करने पर, वर्कआउट करने पर भी अगर वो मना कर दे तो खाना ही नहीं दिया जाता था उसे। पति कहता था कि मुझे नोरा जैसी खूबसूरत पत्नी चाहिए। पत्नी पर घर से गहने और पैसे लाने का भी दबाव डालता था, जबकि शादी में जमकर दहेज मिला था। पत्नी का आरोप है कि पति दूसरी लड़कियों से चैट भी करता था। पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ अब महिला ने तंग आकर केस दर्ज करवाया है। देखिए, रिश्ते भरोसे और बराबरी से चलते हैं, लेकिन जब पति पत्नी के रिश्ते में प्यार की जगह जिद, सनक और हिंसा आ जाए तो वो रिश्ता टूटकर बोझ बन जाता है। कुछ ऐसे ही हुआ इस मामले में।
फतेह ही जैसी। 3-3 घंटे वर्कआउट की जबरदस्ती। क्या हो अगर कोई पति अपनी पत्नी को जबरदस्ती किसी फिल्मी हीरोइन की तरह बनाने पर अड़ जाए, रोज रोज एक्सरसाइज का दबाव डाले, जरा सी नानुकुर पर खाने तक से वंचित कर दे। ये कोई फिल्मी पटकथा नहीं, गाजियाबाद की सच्ची कहानी है। शिकायत के मुताबिक पति फिटनेस के नाम पर पत्नी की बॉडी शेमिंग करता था, उस पर एक्ट्रेस जैसे दिखने का दबाव डालता था और अगर वो जरा सा भी विरोध करती तो अपमानित करने लगता। बात बढ़ी तो शारीरिक हिंसा और दहेज के दबाव तक पहुंच गई। यहाँ तक कि पीड़ित पत्नी को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। पत्नी ने आरोप लगाया कि रोज 3 घंटे एक्सरसाइज कराने की जिद पर अड़ा रहता था, ना मानने पर भूखा रखता था, दूसरी महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियोस देखता था, विरोध करने पर मारपीट करता था और दहेज की भी मांग कर रहा था। जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप पत्नी ने लगाया। थक हार कर पीड़िता ने पति, सास ससुर और ननद के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना और जबरन गर्भपात को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रही है। इस प्रकरण में महिला थाना पर एक शिकायतकर्ता के द्वारा अपनी शिकायत दी गई थी कि शादी के बाद से उनके पति और ससुराली जन द्वारा पीड़िता को समय समय पर विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता था और उसमें एक वजह पीड़िता के द्वारा ये भी बताई गई थी कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता। शादी इसी साल मार्च में मेरठ के शिवम उज्जवल से हुई थी, जो सरकारी स्कूल में पीटी शिक्षक है, लेकिन रिश्ते का सुख चैन हफ्तों में ही खत्म हो गया। पति के जुनून ने युवती की जिंदगी खराब कर दी। शादी के कुछ ही हफ्तों में फिल्मी फिगर का दबाव, घर में कलह और हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया और आज मामला कोर्ट कचहरी के रास्ते पर है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस मामले ने यह बता दिया कि प्यार के नाम पर जबरदस्ती, हिंसा और अपमान किसी भी रिश्ते को जिंदा नहीं रख सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इस पूरे मामले में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन जिस तरह की एक घटनाएं बहुत हैरान करती है। किसी को लेकर क्रेज होना अच्छी बात है, लेकिन किसी पर ये थोपना कि तुम ऐसा ही बन जाओ, ये तो शादी से पहले देख लेना चाहिए था। उसके बाद 3-3 घंटे ट्रेनिंग कराई गई, बहुत सारे सवाल खड़े करता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको ऑनलाइन सट्टेबाजी के उस खेल के बारे में बताते हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेम ओवर कर दिया है और पीएम मोदी के इस एक एक्शन से कैसे लाखों युवाओं की जिंदगी को बचाया गया है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले संभल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां साइबर क्राइम की टीम ने एक ऐसे ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया है जो लाखों युवाओं की जिंदगी से खेल रहा था। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर यह युवाओं को सट्टेबाजी की बाकायदा लत लगा रहा था, उन्हें आदत लगा रहा था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर डिटेल में पहले आपको बता देते हैं। संभल पुलिस ने सट्टा रैकेट को पकड़ा है और इस रैकेट से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार किए गए। 12 अगस्त को एक शख्स ने थाने में शिकायत दी। खाते में आए थे उसके 1,70,00,000 रुपए। शिकायत के बाद जांच में नेटवर्क तक पकड़ा गया है, नेटवर्क तक पहुंच गई पुलिस। जंबो 365 के नाम से यह ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। फर्जी खाता खुलवाने पर 2.5 लाख रुपए मिलते थे महीना। सोच रहे हैं आप, नेटवर्क की पूरे देश में 500 फ्रेंचाइजीज हैं। सालाना करीब 8 करोड़ रुपए की कमाई इसके जरिए की जा रही और हवाला के जरिए ये पैसे दुबई भेजे जा रहे थे। पूरा खुलासा इस मामले में हो गया है। अब मोदी सरकार ने इसी ऑनलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क पर स्ट्राइक की है, जिसके तहत सदन में एक बिल पेश किया गया है, जिसे लोकसभा और थोड़े बहुत हंगामे के बीच राज्यसभा से भी पास करा लिया गया। इस बिल का नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है। इस बिल के तहत ऑनलाइन गेमिंग एप्स में ट्रांजैक्शन और विज्ञापन की पूरी तरह से इसे बैन करना है, यानी इन एप्स में पैसों का कोई भी लेन देन नहीं होगा, ये क्लियर किया गया। Those against simply say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The House is adjourned. Motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for.
अब इस बिल को लेकर बीजेपी का क्या कहना है, क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और मैं ईमानदारी से मैं चाहता था कि इसके ऊपर चर्चा हो। इस बिल के ऊपर जितनी चर्चा होती उतनी क्लैरिटी आती, विपक्ष भी अपनी बातों को रखता और सरकार पूरी तरीके से इसको क्लैरिफाई करती। क्योंकि इस पर चर्चा नहीं हुई, मैं ये भी समझता हूँ कि संभवतः इसको लेकर अब मिसकम्युनिकेशंस भी होंगे, ई गेमिंग, ई स्पोर्ट्स से कंफ्यूज कर दिया जाएगा, ये कहा जाएगा कि क्या इसको बढ़ाया नहीं जा रहा। हम लोग सरकार की तरफ से गेमिंग को पूरी तरीके से हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, गेमर्स को हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में नए नए गेम्स को, टेक्नोलॉजीज को, उसको यहाँ पे इजाद किया जाए। पर जिस तरीके से गेमिंग के माध्यम से आपने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया, जिस तरीके से आपने ये पैसों के लेन देन का, और हम लोगों ने कई ऐसे ऐप्स देखे हैं, महादेव ऐप, कहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं हुई, ये उदाहरण हम लोगों ने देखा है। ऐसे इस पे नियंत्रण होना जरूरी, और नियंत्रण लाने के लिए ही ये बिल लाया गया है। इसको लेकर रवि किशन और दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। सारी माताएं बहनें हमारे क्षेत्र में और जहां भी सब लोग कह रही हैं मोदी जी को बहुत आशीर्वाद है। घर बच गया, लोग जमीन बेच बेच के, प्रॉपर्टी बेच बेच के गेमिंग में उलझ गए थे, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से साधुवाद। सारी माताएं बहनें, हर परिवार गरीब आशीर्वाद। देखिए, भारत सरकार का युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए मैं समझता हूँ जो आवश्यकताएं थी उसकी संपूर्ति में एक बहुत बड़ा कदम। लेकिन ऑनलाइन सट्टेबाजी पर स्ट्राइक की जरूरत क्यों थी? आपको उन पीड़ितों को सुनना चाहिए जिसने ऐसी एप्स के जरिए लाखों रुपए गंवा दिए। क्या कहेंगी मैम, जो आपके साथ हुआ, लगभग 35 लाख रुपए आपने बर्बाद कर दिए? सर, मैं बीमार थी कोरोना में और लंग फाइब्रोसिस मुझे हो गया। वेदांता में 1 महीना मैं भर्ती रही, फिर पीजीआई में मेरा इलाज चला। घर पे सोई रहती थी, कोई काम रहता नहीं था। मुंबई चलाते चलाते ऐप मुझे मतलब गूगल में आता था एडवर्टाइजिंग, वो मैंने ऐप डाउनलोड किया। कौन सा है आपका मोबाइल है क्या? हाँ, ये है, बिग मुंबई ऐप है। क्या अभी भी ये ऐप जारी है? हाँ, ये अभी भी है। इसमें लोग, काफी लोग इसमें अभी भी 150-200 लोग खेल रहे हैं। अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ इस दौरान? हाँ, क्रेडिट हुआ है। हाँ। इसमें से जैसे हम जीतते थे, अभी हमने जैसे इसमें 10,000 रुपया डाले तो 1,500 जैसे लगाते थे तो 20,000 25,000 ऐसे करके इसमें हम जीतते थे। विड्रॉल भी होता है, लेकिन जब वो पैसा हम जब डालते हैं तो ये नहीं होगा। जब वो पैसा हम मतलब विड्रॉल करते हैं तो कंप्लेन इधर उधर से हो जाता है कि हमारे खाते में पैसे कहाँ से आए। तो इस वजह से हमारा खाता बंद कर दिया गया, सारे खाते मेरे बंद हो गए। अपना इसमें दुकान मेरा बिक गया, किसान मंडी में मेरा दुकान था, और मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे, इतना सोए बीमार इंसान करे क्या, कुछ काम नहीं, 2 बजे 3 बजे तक 24 घंटा इसमें दिमाग इतना के हैंग हो गया, वो पैसा अपना निकालने के चक्कर में। बेटिंग ऐप्स पर स्ट्राइक को लेकर मनोचिकित्सक क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। ये जो बिल लाया है गेमिंग ऐप्स को बंद करने का, इससे बहुत फायदा होगा। काफ़ी युवा इससे एडिक्ट हुए हैं। घर का जेवर पैसा सब लुट गया है। पापा का पेंशन, पापा का पीएफ भी लुट गया है, और काफ़ी घरों में घर भी बेच के वो निकल गए हैं। ये लत बहुत खराब है। सरकार ने जो बिल लाई है इससे बहुत फायदा होगा, पर इसका कड़क इम्प्लीमेंटेशन होना भी आवश्यक है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि पैसे का ऐप, जहां आप ऐप से पैसा ले सकते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट में, इसको भी बैन करना चाहिए। तो आपने सुना, मनोचिकित्सक कह रहे हैं इसे बैन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इन खेलों की लत लग गई है। लत लगती है, शुरुआत होती है थोड़ा पैसा डालने से, फिर धीरे धीरे पैसा और डालने लगते हैं। उनको ये उम्मीद रहती है कि और रिटर्न मिलेगा, लेकिन उनका सारा पैसा डूब जाता है। एक ऐसी ही पीड़ित को हमने अभी आपको सुनवाया भी, जो बता रही थी कि कैसे उनकी मेहनत की कमाई कोविड के दौरान सारी इन्हीं ऐप्स में पूरी खत्म हो गई। तो वैसे में सरकार ने बड़ा कदम जनता के लिए उठाया है। अगर आपके भी आसपास कोई ऐसे मोबाइल गेमिंग का आदी है, ऐसे पैसे लगाता है, तो उसे समझाइए। ये भारी शौक है, हालांकि अब सरकार ने इस पर एक्शन ले लिया है। आगे बढ़ रहे हैं।
अब बात करेंगे ट्रंप के डबल गेम की, जो कि एक्सपोज हो चुका है। भारत को दबाने की ट्रंप की चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता निक्की हेली ने दो टूक कह दिया है कि भारत दुश्मन नहीं है बल्कि सबसे बड़ा दोस्त है। उधर रूस भी भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी की राजनीति का असली गेम चेंजर कैसे अब भारत बन गया है। भारत पर टैरिफ ट्रैप, अब अमेरिका के अंदर ही बगावत। निक्की हेली का बड़ा वार, भारत दुश्मन नहीं, भारत है दोस्त। भारत पर दबाव डालने निकले डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अंदर ही घिर गए हैं। ट्रंप की नीतियों पर बगावत छिड़ चुकी है और उनकी अपनी ही पार्टी से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ट्रंप की पार्टी की सीनियर नेता निक्की हेली ने ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल खड़ा कर दिया है। हेली ने साफ कहा कि भारत को चीन जैसा विरोधी मानना अमेरिका के लिए घातक भूल होगी। निक्की ने भारत को लोकतांत्रिक साझेदार बताया, चीन को पूरी दुनिया के लिए खतरा कहा और कहा कि भारत से दूरी रणनीतिक आपदा होगी। निक्की हेली ने चेतावनी दी कि 25 साल से जो रिश्ते मजबूत होते आए हैं उन्हें तोड़ना अमेरिका के हितों को ही नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने लिखा कि भारत एक लोकतांत्रिक ताकत है जो किसी के लिए खतरा नहीं है, जबकि चीन एक कम्युनिस्ट शासन है जिसकी ताकत पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुकी है। भारत का उदय चीन की महत्वाकांक्षाओं पर सबसे बड़ी चोट है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दी। भारत से आने वाले सामान पर ड्यूटी 50% तक बढ़ा दी गई। कहा गया कि भारत ने अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में छूट नहीं दी और रूस से तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन भी तो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, फिर ट्रंप का निशाना सिर्फ भारत पर ही क्यों है? चीन पर नरमी और भारत पर सख्ती वाली ट्रंप की ये डबल पॉलिसी किसी को समझ नहीं आ रही है। इसी बीच भारत के लिए उसका सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस खड़ा हो गया है। मॉस्को ने ऐलान किया है कि भारत को सस्ता तेल मिलता रहेगा, पेमेंट रुपए में भी हो सकेगा और भारतीय सामानों के लिए रूसी बाजार पूरी तरह खुले रहेंगे। यानी रूस भारत को सस्ता तेल देगा, रुपए में कारोबार की सुविधा भी मिलेगी और भारतीय प्रोडक्ट्स का रूसी बाजार में स्वागत है। स्पष्ट है कि रूस के इस कदम से भारत पर अमेरिका का दबाव कम होगा और ट्रंप की रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। निक्की हेली के बयान से घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप घिर गए हैं। भारत को दुश्मन मानने की उनकी पॉलिसी अब सवालों के घेरे में है। ऐसे में भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ वॉर अब उन्हीं पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। निक्की हेली की चेतावनी, रूस का समर्थन और भारत की बढ़ती ताकत, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि भारत को रोकना अब नामुमकिन है। भारत अब सिर्फ अमेरिका का साझेदार नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का असली गेम चेंजर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था कि हम किसी की लाइन छोटी बड़ी करने में उसमें ऊर्जा खर्च नहीं करते। लेकिन आपको ये भी जानकारी है कि एस जयशंकर इस वक्त रशिया दौरे पर हैं और वहां से ही उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज अमेरिका को दे दिया है। सीधे शब्दों में कैसे जवाब दिया है, सुनिए। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred. तो ट्रंप ने जो बात कही थी उसे कैसे सधे अंदाज में जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कह दिया है कि हम नहीं है सबसे बड़े खरीदार रशिया के तेल के, चाइना है। तो ये जो डबल गेम है एक्सपोज भी हो गया और भारत
बार बार एक्सपोज कर रहा है ट्रंप को और इससे भारत का कद पूरी दुनिया को पता भी चल रहा है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी